हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में होने वाले तमाम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, जहां पर यदि आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा एग्जाम देने चाहिए या फिर आप कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो वो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम भारतवर्ष में इस पूरे भारत देश में होने वाले तमाम जितने भी हमारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो ऑल इंडिया लेवल के हो, उन सभी एग्जाम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और बच्चों डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम किस समय होते हैं। और हमारे पास 2025 के लिए यदि आप बीएससी नर्सिंग के कोई भी एग्जाम से यदि आप तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी स्टेट से यदि आप हैं, तो उन सभी के जो बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं कि हमारे पास कितना समय रहता है। तो तमाम जानकारी जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो 2025 में होने वाले तमाम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को हमने दो हिस्सों में बांटा है। और जैसे कि एक हमें पता है स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, कुछ ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं, परंतु इन सारे एग्जाम्स के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि हमें इसमें से कौन सा एग्जाम देना है या फिर कौन सा एग्जाम हम दे सकते हैं, हमारा प्रेफरेंस क्या रहने वाला है और किस तरीके से हमें तैयारी भी करनी है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा फेमस जो होता है बच्चों हमारा राजस्थान का आरईओएचएस एग्जाम है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, रिसेंट में अभी इसका एग्जाम हुआ है अगस्त 11 को और इसका रिजल्ट जो है 4 सितंबर को जारी हो गया था। आप सभी को बता देना चाहता हूं, हालांकि एक स्टेट लेवल का एग्जाम, परंतु इसमें ऑल इंडिया के सारे स्टूडेंट जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हां, यदि आप एमपी से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं और यदि आप राजस्थान का जो आरईओएचएस का कॉलेज में आरईओएचएस के लिए यदि एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, परंतु फिर आपको उसमें कोई भी स्पेशल कोटा के अंदर आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको एक जनरल कोटा के अंदर ही रहते हुए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये थी बच्चों राजस्थान की बात। इसी प्रकार से आपके पास जैसे एमपी में होता है बच्चों, ये भी एक स्टेट लेवल का एग्जाम है जो एमपी में होता है, पीएनएसटी के नाम से एग्जाम होता है। उसके बाद यूपी में बच्चों सीनेट एग्जाम होता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है बच्चों, एबीवीएमयू जिस नाम से हम बोलते हैं, ये एग्जाम लेती है। उसके बाद में बच्चों पंजाब का पीपीएमईटी एग्जाम होता है, जो कि आपका बाबा फरीद जो है यूनिवर्सिटी है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है बच्चों, वो आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे आते हैं बच्चों, बिहार का बीसीईसीई का एग्जाम होता है। ठीक है ना, इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके इंजीनियरिंग के, बायोलॉजी के जो आपके तमाम डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, है ना, बीआरटी के, डीएमएलटी के, बीएससी के सभी एग्जाम जो है कॉमन एग्जाम होता है और उसके तहत फिर आपको जो है कॉलेजेस अलॉट की जाती है। गुजरात का बच्चों गुजनेट होता है, महाराष्ट्र में है एमएचसीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद कर्नाटका का केईए, उसके बाद तमिलनाडु से हैं तो बच्चों टीएनईए, केरला से हैं तो केएलईई, छत्तीसगढ़ का जो है बच्चों ये है आपका सीपीईबी। ठीक है ना, उसके बाद इसका है छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एम्प्लॉय बोर्ड। ठीक है ना, उसके बाद उत्तराखंड का है एचएनबीयूएम, उसके बाद चंडीगढ़ का है दोस्तों पीजीआईएमईआर, उसके बाद हरियाणा का है पीजीआईएमएससीईटी, उसके बाद झारखंड का है बच्चों जेसीई का सीई एग्जाम, फिर वेस्ट बंगाल का है जैनपास बच्चों, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में आपका आता है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके बाद आता है बच्चों आसाम में एसएसयूएचएस और बच्चों उड़ीसा का भी अपना खुद का एक स्टेट का एंट्रेंस लेवल एग्जाम होता है। यदि आप इनमें से कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके स्टेट में होने वाले संबंधित जितने भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उन सबकी सूची यहां पर है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेशनल लेवल एग्जाम्स की ओर। नेशनल लेवल एग्जाम्स की जब मैं बात करता हूं तो जिपमर आप सभी को पता है बच्चों, इसके अंदर ऑल इंडिया लेवल से हम एग्जाम्स दे सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोफाइंड यूनिवर्सिटी है, ना ही सिर्फ नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु मेडिकल साइंसेस के जितने भी स्ट्रीम्स हैं बच्चों उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी माना गया है। एक और सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट है बच्चों हमारे पास, जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। जी हाँ, यदि आप एम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं और यदि आप बीएससी करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ अभी गर्ल्स के लिए ही अवेलेबल है, यानी कि बॉयज जो है अभी एम्स में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, है ना। एम्स के अंदर जो है बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये जो एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही वैलिड है। यदि बॉयज अगर एम्स के अंदर कोई भी तरीके का एग्जाम देना चाहते हैं तो बॉयज के लिए यहां पर सभी को बता देना चाहता हूं, पैरामेडिकल के एग्जाम्स जो है आप दे सकते हैं, है ना। तो पैरामेडिकल के यदि आप एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या पैरामेडिकल के कोई भी कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं एम्स से, तो फिर आप जो है एम्स की ओर रुख अपना कर सकते हैं। इसके अलावा भी है क्या सर? जी हाँ, देखो जैसा कि मैंने बताया बच्चों आरईओएचएस के अंदर भी, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया
कि RUHS के अंदर भी हम ऑल इंडिया लेवल से यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और फेमस कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं MNS, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो बच्चों इसके अंदर भी जो है आप ऑल इंडिया लेवल से, यदि आप कहीं से बिलोंग करते हैं, आप इसका एग्जाम देकर, नीट के थ्रू इसका एग्जाम होता है। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इनका खुद का एक जो है सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसी चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं, और इसके अंदर जो है आप एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था बच्चों हमारा नेशनल लेवल एग्जाम्स। ठीक है ना, हमने स्टेट लेवल के एग्जाम्स देख लिए, नेशनल लेवल के भी एग्जाम्स देख लिए। अब बात आती है बच्चों हमारे पेपर पैटर्न की। ठीक है ना, तो पेपर पैटर्न के लिए जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया है दोस्तों यहां पर, वो ये है कि आपके पास ट्वेल्थ में आपके पास एटलीस्ट एक सब्जेक्ट है जो कि बायो होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कुछ कंडीशंस आती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है नॉर्मल एग्जाम का पैटर्न रहता है। ये तीन जो है आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पेपर पैटर्न में हम ये कह सकते हैं कि इनके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्स में आपको इंग्लिश के बारे में भी पूछा जा सकता है, कुछ एग्जाम्स में आपको GS या फिर GK के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ एग्जाम में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जा सकता है। यानी कि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके के आपके सब्जेक्ट्स इसमें ऐड हो सकते हैं। तो यदि आप कोई भी एग्जाम का जैसे ही फॉर्म निकलता है, यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कोई भी एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे उसका ब्रोशर या फिर प्रोस्पेक्टस निकले तो आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो एग्जाम होता है बच्चों मोस्टली CBT बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये कि आपका ऑनलाइन मोड होता है एग्जाम का, है ना। परंतु अभी भी कुछ एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग RUHS जहां पर आपका जो एग्जाम है वो किस मेथड से लिया जाता है, आपके ऑफलाइन मेथड से लिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आप पूछेंगे कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग होती भी है ना, कुछ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती भी है, परंतु कुछ एग्जाम्स में नहीं भी होते। जैसे कि RUHS उसमें से एक एग्जांपल है जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। ये हो सकता है हर साल जो पेपर पैटर्न है, कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर जो बोर्ड है, यदि जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, वो पेपर पैटर्न के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहे, परंतु कॉमन क्राइटेरिया जो है वो आपका रहने वाला है कि यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों वो तो सेम है, PCB आपका सब्जेक्ट रहेगा, है ना। 12th में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स जो है बच्चों, एटलीस्ट आपके पास एक तो बायो होनी चाहिए, तो ही आप इसका एग्जाम देने में एलिजिबल हो पाएंगे। एडिशनल सब्जेक्ट्स जो है बच्चों वो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कहीं पे इंग्लिश, कहीं पे GK, कहीं पे नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है। मोस्टली जो होता है एग्जाम आपका ऑनलाइन बेस्ड होता है, कहीं कहीं पर नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं कहीं पर नहीं भी होती है। तो ठीक है ना, ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। एज लिमिट्स की यदि मैं बात करूं तो मिनिमम जो INC द्वारा अप्रूव्ड एज लिमिट है तो वो है 17 साल, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो अभी तक नहीं रखी गई है, वो हटा दी गई है। तो मिनिमम जो है बच्चों एज आपको इतनी तो रखनी ही है, 17 ईयर्स अगर आप हैं तो इससे कम एज में आप ये नर्सिंग का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइंडिंग द राइट एग्जाम, यानी कि हमें कौन सा पता चलेगा कि सर हमें कौन सा एग्जाम देना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों लोकेशन। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी दोस्तों, RUHS। यदि आप MP से बिलोंग करते हैं तो PNST, या फिर यदि आप UP से बिलोंग करते हैं तो ABVMU, ताकि उसमें आपको फायदा यह रहेगा कि आपको एक अच्छी प्रोफाइल अपनी खुद की स्टेट के अंदर जो है अच्छी कॉलेज मिल जाएगी और उसके अंदर आप बहुत ही अच्छी तरीके से नर्सिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि लोकेशन आपके लिए इशू नहीं है तो फिर आप नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स है, जैसे कि जिपमर है जो कि आपका चंडीगढ़ के अंदर है, और एम्स जो कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में अलग अलग तरीके के जो एम्स के जो सेंटर्स हैं या फिर जो हम कह सकते हैं मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर आप एग्जाम्स दे सकते हैं और वहां पर आप अपना एडमिशन भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बच्चों ये बहुत ही अच्छे रिनाउंड और प्रोफाउंड कॉलेजेस हैं जहां पर आपको बहुत ही उत्तम, मतलब इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर एम्स या जिपमर आपको मिल जाता है तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसीलिए हमारा पॉइंट आता है यहां पर जो कि होता है कॉलेज प्रेफरेंस। कॉलेज प्रेफरेंस आपको कैसे डिसाइड करना है, सबसे पहले तो आपके लोकेशन आप डिसाइड करेंगे। सपोज करो कि मुझे राजस्थान, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हमें राजस्थान में ही कॉलेज चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं एम्स या फिर जिपमर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब आप एम्स या जिपमर की बात करते हैं तो फिर पहला वाला क्राइटेरिया आपके लिए मायने ही नहीं रखता, क्योंकि फिर उसमें आपको फिक्स लोकेशंस होती है, आपको वहां जाना ही पड़ता है, फिर आपके पास लोकेशन की बहुत ज्यादा चॉइस नहीं बच जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कॉलेज प्रेफरेंस। तो कॉलेज प्रेफरेंस बच्चों आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे। यदि मैं राजस्थान से हूं तो मुझे पता है राजस्थान का सबसे बेस्ट और टॉप कॉलेज है SMS, जो कि स्थित है बच्चों आपके जयपुर में, है ना।
जो कि आपके कहां पर स्थित है, जयपुर में। यदि मैं बात करूं बच्चों यूपी की, तो यूपी में हमें पता है कि बच्चों हमारा केजीएमयू सबसे बेस्ट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है बच्चों, ये हमारा सबसे बेस्ट कॉलेज है ना। तो यदि मैं सबसे पहले एक लोकेशन की बात करूं, तो लोकेशन हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि हमें कौन से स्टेट में जाना है, कौन से शहर में जाना है, और वहां की सबसे बेस्ट कॉलेज प्रेफरेंस हमें देखनी है कि वहां का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है ना। हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज ही हम टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले तो आपकी फीस बहुत ही कम लगती है ना। उसके बाद जो आपका एक्सपोजर है बच्चों, है ना, जो आपका एक्सपोजर है, एक्सपोजर का मतलब है कि आपका क्लिनिकल एक्सपोजर, जहां पर आप ओपीडी के केसेस देखेंगे, है ना, जहां पर आप प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जहां पर आपको एक बेटर केयर प्रोवाइड करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। सबसे पहले तो आपकी फीस क्या होनी चाहिए बच्चों, मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर आपके पास हॉस्टल की फैसिलिटीज होनी चाहिए, हॉस्टल, लाइब्रेरी, है ना, हॉस्टल, लाइब्रेरी और बढ़िया लैब्स वगैरह क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। तो आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस बच्चों टोटली किस पर डिपेंड करती है, सबसे पहले कि वहां का एरिया, लोकेशन, कि कौन सी सिटी में आप हैं। जितनी अच्छी सिटी होंगी उतनी अच्छी कनेक्टिविटी होंगी, तो आने जाने में भी आपको आसानी रहेगी। उसके बाद में सेकंड कि आपको फीस भी देखनी है बच्चों, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की जो फीस है वो मिनिमम है, सबसे न्यूनतम है। परंतु यदि मान लीजिए आपके पास प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हर कोई नहीं ले सकता, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा समय खराब करें। परंतु यदि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर आपको एडमिशन का मौका मिल जाता है, तो बच्चों ये भी आपको बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से भी अच्छी प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा रही हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक बहुत ही बेहतर नर्स बनने में मदद करती हैं, और आगे आपका फ्यूचर जो है बहुत ही सुरक्षित बना देती हैं। क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो प्योर आपका हैंडवर्क है ना, प्योर आपका जो है बच्चों, आपको काम कितना आता है, आप कितने क्लीन है अपने काम को लेकर, बस उसी पर आपकी प्रैक्टिस और आपका जो पूरा प्रोफेशन है उस पर निर्भर करता है। तो यदि आप एक अच्छी प्राइवेट कॉलेज में, यदि आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, यदि आप अच्छी तरीके से जो है कॉलेज की फीस भर सकते हैं, और यदि आपको उसमें कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है, तो आप कोई अच्छी प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं, जहां पर आपको बेटर एक्सपोजर, यानी कि क्लिनिकल एक्सपोजर, जहां पर आपकी ओपीडी बहुत अच्छी हो, फुट इन जो है बच्चों आपका बहुत अच्छा हो, फुट फ्लो अच्छा हो, वहां पर जो है बच्चों आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो आपको एक्सपोजर मिल ही जाएगा, परंतु कहीं कहीं पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं मिलेगी, कहीं कहीं पर आपको अच्छी लाइब्रेरी या फिर लैब नहीं मिलेगी। परंतु ये भी आप सभी के लिए देखना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ आप पढ़ाई या थ्योरेटिकल नॉलेज से एक अच्छा नर्स नहीं बन सकते। एक अच्छा नर्स बनने के लिए आपको उतना ही नॉलेज होना जरूरी है जितना आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस आपकी होगी सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स के फ्लो से। तो जहां पर आपके पेशेंट्स का फ्लो अच्छा हो, जहां पर आपके पास स्टाफ अच्छा हो, जहां पर फैकल्टी अच्छी हो, जहां का बच्चों आपको एक्सपोजर अच्छा मिले, वो कॉलेज को आप पहले प्रेफरेंस दीजिएगा। और लास्ट में आती है बच्चों एग्जाम डेट्स। तो यदि मैं एग्जाम डेट्स की बात करता हूं, तो मोस्टली देखिए मार्च के महीने से, मार्च और अप्रैल के महीने से बच्चों आपके फॉर्म्स आना शुरू हो जाते हैं विभिन्न नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के। और यदि मैं बात करूं एग्जाम्स की, तो मई और जून से जो है बच्चों आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, सारे अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स जो होते हैं आपके नर्सिंग के। तो सीधी सी बात है बच्चों, हमें जो है मार्च तक का समय लेकर चलना है, मार्च या अप्रैल तक का समय हमें लेकर चलना है। और यदि मार्च या अप्रैल तक का समय मैं मान के चलूं, तो अभी चल रहा है बच्चों सितंबर, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है ना, सितंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। सितंबर के बाद हमारे पास बचता है बच्चों अक्टूबर, फिर हमारे पास बचता है नवंबर, और फिर हमारे पास बचता है दिसंबर, ठीक है ना, 3 महीने तो ये हो गए। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास जनवरी 2025 का जनवरी, फिर आता है फरवरी, फिर आता है दोस्तों मार्च, है ना। तो मार्च तक का समय हम लेकर चल रहे हैं। तो अभी भी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बच्चों आपके पास बहुत ही अच्छा समय है, जहां पर आप अभी भी यदि सोचते हैं कि मुझे 2025 के लिए टारगेट करना है, तो अभी भी आपके पास 6 महीने का समय है। और 6 महीने बच्चों आपके पास इतना सफिशिएंट समय है, क्योंकि आपका जो कोर्स है मेनली जो रहने वाला है वो 11th और 12th का, है ना। कुछ कुछ एग्जाम्स इंक्लूडिंग RUHS जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12th ही आती है। तो देखो 6 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, एक ही साल का कोर्स पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सिर्फ 12th का। कुछ कुछ एग्जाम्स है जिसके अंदर आपको 11th और 12th दोनों पढ़ती है। फॉर एग्जांपल आपका एम्स है, उसके अंदर 11th और 12th दोनों का ही कोर्स आता है। तो मानकर चलो दोस्तों कि ये 6 महीने का समय जो होता है बच्चों, ये 6 महीने का समय इतना कोर्स करने के लिए सफिशिएंट है। इतना कोर्स करने के लिए क्या है दोस्तों, सफिशिएंट है। तो यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उसके बाद जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है ना। यहां पर जो बच्चों पेपर पैटर्न है, यदि अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि सर पेपर का पैटर्न क्या रहता है या फिर सर पेपर का लेवल क्या रहता है, तो देखो बच्चों मोस्टली पेपर का जो लेवल है वो इजी या फिर इजी टू मॉडरेट रहता है ना। तो मॉडरेट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका एक एम्स का एग्जाम ऐसा है जिसके अंदर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर पैटर्न रहता है, उसके अंदर थोड़े से मॉडरेट लेवल के सवाल आते हैं, परंतु वो भी अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो बहुत ही शानदार तरीके से आप एम्स का पेपर भी जो है क्रैक कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों तमाम जानकारी हमारे 2025 के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि उसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ सकें, और जितना समय आपके पास बचा है उस समय में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी उत्कर्ष के साथ मिलकर कर सकें। यदि आप भी उत्कर्ष के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष पर अभी चल रहा है बच्चों मंजिल बैच, जो कि 2025 के तमाम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा है। और ये जो बच्चों तैयारी है वो चल रही है बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि आपके एग्जाम्स बच्चों बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के मद्देनजर हमने ये कोर्स लॉन्च किया है जो कि बाइलिंगुअल रहने वाला है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम वाले बच्चों को कोई भी तरीके की दिक्कत यहां पर नहीं होगी। तो बच्चों यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए उत्कर्ष का मंजिल बैच, जो कि सिर्फ अवेलेबल है उत्कर्ष के ऐप पर। तो अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अभी के अभी आप 2025 के घर बैठे तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। यदि कोई भी एग्जाम के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, है ना, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स हम आपके लिए समय रहते लेकर आ सकें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।